जय हिंद कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल बड़े अहम मुद्दे पर मैंने बात करनी थी, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल चीन के दौरे पर थे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई और कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच, दोनों अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, जिसमें एलएसी पर स्थायी शांति लाने की एक पहल करना शामिल था। लेकिन जिस वक्त दोनों एनएसए मिल रहे थे, उस वक्त ये खबरें बहुत सुर्खियां बटोर रही थी कि डोकलाम के पास चीन ने अपने 8 गांव बसा लिए हैं और वो हमारे चिकन नेक पर नजर गड़ाए हुए है। इसी मुद्दे को समझने के लिए सर आज मैंने आपको इनवाइट किया है कि सर आइए मुझे और मेरे दर्शकों को बताइए, सर ये जो मुलाकात हुई है एनएसए अजीत डोभाल और वांग यी की, क्या मायने मुलाकात रखती है? और जिस प्रकार से चीन ने कहा कि हम दिल से तमाम विवादों को सुलझाने के लिए तैयार हैं, कितना ट्रस्ट हम चीन के ऊपर कर सकते हैं सर? राजेश जी, जब करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क हो तो शक गहरा होता जाता है और शक कभी खत्म नहीं होता है। जहां एक हाथ पे चीन कह रहा है कि वो भारत के साथ शांति चाहता है, दूसरे हाथ पे चीन लगातार अपनी सैनिक तैयारी को बढ़ाता जा रहा है। इसी साल 28 अक्टूबर को एडमिरल सैमुअल पपारो, जो कि अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं, उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में एक ही देश है जो अपनी सैनिक ताकत को सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है, वो है चीन। अगर चीन के मंसूबे, अगर चीन के लक्ष्य सैनिक नहीं है तो इतनी बड़ी सेना चीन को क्यों चाहिए? चीन और पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है कोई भी देश चीन पे हमला नहीं कर सकता है। अमेरिका भी चीन पे हमला नहीं कर सकता है। तो फिर चीन अपनी सैनिक शक्ति को साल प्रति साल इतनी तीव्र गति से क्यों बढ़ा रहा है? और कल ही जब अजीत डोभाल और वांग यी की 6 पॉइंट कंसेंसस पे समझौता हुआ, 6 पॉइंट जो मैं अभी आपके दर्शकों को बताऊंगा, उसी दिन अमेरिका के पेंटागन, जो उनका सेना का मुख्यालय, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि चीन का भारत के एलएसी पे सैनिक तैयारी में कोई कटौती नहीं आई है। तो जब चीन अपनी सैनिक तैयारी में कोई कटौती कर नहीं रहा है, हमारे एलएसी पे लगातार उसकी सैनिक शक्ति बढ़ती जा रही है, तो ये जो कहने की बातें कि हम भारत से शांति चाहते हैं, ये सिर्फ एक मुखौटा है, दिखावा है। क्योंकि इस वक्त चीन का जो प्रथम सैनिक लक्ष्य है वो है ताइवान पे कब्जा करना, जो कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। हमारे पे जो उसने हमला करना है पाकिस्तान के साथ मिलकर टू फ्रंट वॉर, वो उसने कुछ साल बाद यानी 2035 पे करना है। इस वक्त क्योंकि चीन पूरी तरह ताइवान पे कंसंट्रेट करना चाहता है, तो वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे, जो कि भारत का ईस्टर्न बॉर्डर है, वहां पे वो शांति दिखाना चाहता है ताकि वो एक टारगेट को एक ही टाइम पे फोकस करे। अब जो अजीत डोभाल और वांग यी की कल बात हुई जिसमें 6 पॉइंट कंसेंसस हुआ, उसमें एक समझौता ये हुआ कि भारत के जो हिंदू श्रद्धालु हैं उन्हें कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की अनुमति मिलेगी, जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है मैं कहूंगा, क्योंकि कई साल से हमारे श्रद्धालु चाहते थे कि वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाएं, तो ये वाकई में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा ये बातचीत हुई, समझौता हुआ कि जो नथुला पे जो क्रॉस बॉर्डर है, ट्रेड है, व्यापार है, वो नथुला जो सिक्किम है वहां पे भी व्यापार शुरू होगा। तीसरा ये हुआ कि जो नदी का क्रॉस बॉर्डर नदी है उसका कॉपरेशन बढ़ेगा, यानी कि हम एक दूसरे के साथ नदी के पानी के डाटा के बारे में शेयर चीजें करेंगे। चौथा ये समझौता हुआ कि हम एक पॉजिटिव तरीके से हम ये बॉर्डर इशू को समझेंगे, उसे इवैल्यूएट करेंगे ताकि उसका कोई अच्छा समाधान निकल सके। पांचवा ये समझौता हुआ कि हम इस बॉर्डर के मुद्दे को एक बिल्कुल फेयर तरीके से इसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। और जो आखिरी और छठा कंसेंसस या समझौता हुआ वो ये हुआ कि हम बॉर्डर मैनेजमेंट को और अच्छी तरह करेंगे और अच्छी तरह रिफाइन करेंगे ताकि हमारे दोनों देशों के बीच में अगर कोई मिसकम्युनिकेशन है उसको पूरी तरह से दूर किया जाए। ये बातें तो अच्छी हैं और मेरे को उम्मीद है कि इन बातों की, जो मैंने शुरू में कहा कि करनी और कथनी में जो फर्क दिख रहा है वो अब ना दिखे। अगर वाकई में करनी और कथनी में फर्क नहीं दिखता है और चीन वही करता है जो जिसका उसने आश्वासन दिया है,
तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हमें सैनिक तैयारी को अपना फुल स्केल पे करना होगा। जी, लेकिन ये डोकलाम के आसपास हम देख रहे हैं कि लगातार चीन प्रेशर बना रहा है। 2017 में भी हमने देखा, अभी भी हमने देखा कि चीन यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव है। बांग्लादेश से भी इसको लेकर बड़ी बातचीत होती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सर? थोड़े मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे लिए समझाएं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है जिस कारण डोकलाम के आसपास चीन खुद को ज्यादा मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश से भी इसी की आवाज उठ रही है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। राजेश जी, दुनिया में दो देश हैं जो कि सबसे कठिन और कठोर भू सामरिक जगह पे स्थित हैं, वो है इजराइल और भारत। इजराइल के बारे में हम सारे जानते हैं कि वो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिमी और पूर्वी बॉर्डर पे दो दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान और चीन। और भारत के पास दो चिकन नेक इलाके हैं। एक है जम्मू जी कश्मीर में अखनूर इलाके में, जो कि जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ता है। और दूसरा चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बाकी भारत से जोड़ता है। अब पाकिस्तान और चीन की हमेशा मंसूबे रहे हैं कि वो इन दोनों चिकन नेक पे कब्जा करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान अखनूर के चिकन नेक पे और चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चिकन नेक पे कब्जा कर लेता है, तो जम्मू कश्मीर और 7 उत्तर पूर्वी राज्य जो है वो भारत से पूरी तरह कट ऑफ हो जाएंगे। और जो वहां की सेना, हमारी जो सेना वहां डिप्लॉयड है, उसका लॉजिस्टिकल जी सपोर्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसके साथ साथ मैं 2-3 मिनट चाहूंगा, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा, जब तक मैं ये चीज नहीं क्लियर करूंगा आपके दर्शक समझ नहीं पाएंगे। अब ये जो डोकलाम का जो मुद्दा 2017 में उठा, ये क्यों उठा, ये भी हमें समझना होगा। देखिए, जब शी जिनपिंग 2013 में चीन के राष्ट्रपति बने पहली बार, उन्होंने 2 साल बाद 2015 में उन्होंने सैनिक रिफॉर्म्स, रक्षा सुधार की घोषणा की चीन में। और 1 फरवरी 2016 को चीन की सेना को थिएटर कमांड में बांटा गया। लेकिन थिएटर कमांड में बांट तो दिया, लेकिन हर थिएटर कमांड के पास वो जवान, वो ट्रूप शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो जगह जगह पे तितर बितर हो रखे थे पहली डिप्लॉयमेंट के मुताबिक। अगर चीन इमीडिएटली वो डिप्लॉयमेंट चेंज करता तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी कड़ी निंदा होती। तो चीन ने क्या बिल्कुल। किया कि 2017 में उसने डोकलाम का विवाद शुरू किया, और हम जानते हो 73 दिन वो विवाद चला। जब वो विवाद खत्म हो गया, तो हमारी भारत की मीडिया को लगा कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई। लेकिन जीत असल में चीन की हुई थी। चीन की जी जीत कैसे हुई? क्योंकि इसने 2017 के डोकलाम के मुद्दे की आड़ में उसने अपने थिएटर कमांड की सारी ट्रूप्स की रीडिप्लॉयमेंट कर दी। यानी कि अब उन थिएटर कमांड के अंदर वो ट्रूप्स आ गए जो वो चाहता था, जो अब तक कर नहीं पा रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि हम जानते हैं कि उसके बाद गलवान वैली हुआ, उसके बाद 2020 से हमारा स्टैंड ऑफ बढ़ता गया। अब जो चीन ने दोबारा डोकलाम में 8 गांव बसाए हैं, ये उस नजरिए से महत्वपूर्ण है कि 2035 में चीन और पाकिस्तान हम पे 2 फ्रंट वॉर करेगा। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर चीन ने कब्जा कर लिया, तो जैसे मैंने बताया 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भारत से कट जाएंगे। अब तक मैं आपके चैनल बिल्कुल। पे 2 फ्रंट वॉर की बात करते आया हूं, लेकिन आज मैं एक और बात करना चाहूंगा, वो है 3 फ्रंट वॉर। क्योंकि 2 फ्रंट वॉर की हम बातचीत कर रहे थे 5 अगस्त 2024 से पहले, जब तक शेख हसीना बांग्लादेश में सत्ता में थी। लेकिन 5 अगस्त इस साल के बाद सब कुछ बांग्लादेश में बदल गया। अब बांग्लादेश पूरी तरह भारत के विरोध में है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में हो रही है, हमें अब 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा। और 3 फ्रंट वॉर का एक जो इंपॉर्टेंट पहलू है, वो होगा सिलीगुड़ी जी कॉरिडोर। क्योंकि अगर बांग्लादेश की तरफ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे हमला होता है और वहां से चीन डोकलाम के रास्ते से हमला करता है, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारे लिए। तो अब भारतीय सेना को 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जब तक हमारा बांग्लादेश के साथ वो दोस्ती वापस नहीं आ जाती जो 5 अगस्त 2024 से पहले थी।